एक बहुत ही कॉमन सवाल है और जो कन्फ्यूजन का बायस बनता है फैमिली के लिए भी, पेशेंट के लिए भी और बाज़ का डॉक्टर्स के लिए भी, वो ये कि ये जो पाँव पे या जिस्म पे सोजिश है या सूजन है, ये फूले हुए हैं पाँव, टांगें, जिस्म या चेहरा, ये दिल की वजह से है या गुर्दे की वजह से। आज की वीडियो फोकस इस चीज़ पे करेगी कि जो स्वेलिंग या जो सोजिश या जो सोजन दिल की वजह से होती है, उसकी अलामतें क्या हैं, उनको दूसरी अलामतों से या दूसरे उज़्व की जैसे गुर्दे या लिवर, उसकी अलामतों से कैसे अलहदा रखा जाए, डिफ्रेंशिएट किया जाए, टेस्ट कौन से करवाए जाएं, और आखिर में मैं ये भी जिक्र करूँगा कि ये होती क्यों है, दिल की मुख्तलिफ सोजिश जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं वो क्यों होती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जिक्र होगा कि ये अलामतें आखिरकार होंगी क्या जिसकी बुनियाद पे दिल का सोजिश हम डिक्लेयर करेंगे। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो नंबर 1 जो सा दिल है, अगर इसकी वजह से किसी भी इंसान को सोजन शुरू हो जाए तो उमूमी तौर पे उसकी सोजन पाँव से या जिस्म के निचले वाले हिस्सों से, टांगों से शुरू होती है। गुर्दे के अंदर हमने कहा था वो आँखों के गिर्द भी शुरू हो सकती है। ये रूल लाजमी नहीं है, लेकिन अक्सर इसकी बुनियाद पे हमें आसानी हो जाती। नंबर 1, मैं कोशिश करूंगा बीच में इंग्लिश और उर्दू लिख दूं ताकि जो लोग उर्दू समझते हैं वो उर्दू देख सकें, जो इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश देख सकें। नंबर 1 पे सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो सी है पाँव से स्टार्ट होगी सोजिश, यानी फीट से, और आंखों के गिर्द नहीं होगी। फिर अगर किसी इंसान को दोनों मर्ज हैं कि यानी कि उसको गुर्दे का भी मर्ज है और दिल का मर्ज है, उसके लिए आपका फैसला करना मुश्किल है। वो बेहतर है कि वो मुस्तनद फिजिशियन ही फैसला करे कि कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे इसके साथ ये सोजिश अमूमी तौर पे जब इंसान लेट जाता है तो उस वक़्त पाँव से तो कुछ कम हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ सांस खराब होना शुरू हो जाता। तो सांस जो सा है वो लेटने पे खराब होता है। खराब सांस, लोग कहते हैं अभी लेटते ही हैं तो इस तरह लगता है जैसे सांस बंद हो रहा है, तो उठ के बैठना पड़ जाता है और उसकी वजह से फिर सांस थोड़ी देर में बेहतर होता है, दोबारा लेटते हैं। और अक्सर ऐसे लोग तकिए कई रखते हैं और फिर लेटते हैं, और खुदा ना खास्ता ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो आगे को झुक के भी बैठ के सोना पड़ता। लेकिन वंस अगेन बाज़ गुर्दे के मरीज़ भी अगर पानी बिल्कुल जिस्म से ना निकल रहा हो तो एग्जैक्टली इस तरह के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। लेकिन दिल के मसले में ये मामला जल्दी होता है सांस की खराबी का, और गुर्दे के मसले में ये सांस की खराबी का मसला कुछ ठहर के होता है। इसके साथ ये सांस की खराबी का मैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसे हम कहते हैं अमूमी तौर पे अंग्रेजी में। सांस छोटा छोटा होता है, गहरा सांस नहीं लिया जाता क्योंकि फेफड़े में पानी इकट्ठा हो रहा होता है। तो इसको वो सांस जो नॉर्मल हमारा सांस है कि हम वक्फे वक्फे से सांस लेते हैं, वैसा नहीं होता। इसकी टोटल विड्थ जो सी है वो कम हो जाती है। फिर इसके बाद जब ख़राब सांस की बात हो गई तो एक और बात ये होती है कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम सो तो जाते हैं, लेकिन जब रात का दूसरा पहर होता है, आप ये समझें कि फजर का वक्त जो लोग मुसलमान हैं, या सुबह होने से पहले का वक्त जो लोग किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ज़्यादा आसानी से इस बात को समझेंगे
कि सुबह होने से पहले अचानक सांस खराब हो सकता है और उसकी वजह से उठ के बैठना पड़ जाता है। हम टेक्निकल टर्म्स में उसको PND कहते हैं, paroxysmal nocturnal dyspnea, और उसका उर्दू तर्जमा कोई भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप ये याद रखें कि सुबह के वक्त फजर से या सूरज तुलू होने से पहले सांस खराब होता। ओके जी, चौथे नंबर पे दिल के मसले के जो से लोग होते हैं, इनको बाज़ इन तमाम चीज़ों के साथ, दिल की सोजिश के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये चलते हैं तो सांस खराब हो जाता। अब चलने से सांस खराब जो सा है वो दिल की बीमारी से भी हो सकता है, पानी चेहरे में चेस्ट में भरा हो उससे भी हो सकता है, खून की कमी की वजह से भी लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है। चलने से सांस खराब, इसको हम अंग्रेजी के अंदर कहते हैं एक्सर्शनल डिस्निया, कि जब वो एक्सर्ट करते हैं तो उसके साथ सांस खराब हो जाता है। लेकिन जो डिफरेंट है दिल के मरीजों में वो ये है कि इसके साथ बाज़ दिल की दर्द भी होती है, सीने में दर्द। जिसको हम चेस्ट पेन भी कहते हैं। ये दरमियानी हिस्से में होती है, बिल्कुल दरमियानी हिस्से में। ऐसे लगता है जैसे किसी ने पूरा बोझ डाल दिया। अगर किसी एक पॉइंट पे उंगली से के जरिए आप इशारा कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे सिर्फ दर्द है, तो वो समझें दिल की नहीं है। दिल की दर्द जनरलाइज सी होती है, बिखरी हुई होती है, और दर्द से ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत वज़न छाती पे रख दिया। कुछ लोगों को ये दर्द जो सी है ये बाजू में भी जाती है, ख़ासुसन बाएं बाजू में जबड़े की तरफ भी जाती है, और कुछ लोगों के अंदर ये सांस के पिछले हिस्से की तरफ भी जाती है, ऐसा लगता है जैसे लंग्स के पीछे से गुजर रही है। कुछ लोगों को उल्टी आना शुरू हो जाती है, उनको जैसे दिल का निचले हिस्से का इंफीरियर वॉल की अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके अंदर साथ ये एंजाइना के सिम्टम्स में बता रहा हूँ, तो उसके साथ उनको उल्टी की कैफियत होना शुरू हो जाती है, जैसे मैदा ख़राब हो गया। लेकिन दिल के मरीज़ों के अंदर अगर ये सारा कुछ हो रहा है शुगर के बैकग्राउंड में, यानी कि इंसान को शुगर है और उसको साथ ये दिल की प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो हो सकता है उसे कोई दर्द ना हो। क्योंकि शुगर के मर्ज़ में अगर आपने कभी गौर किया हो कि बाज़ का एडवांस स्टेज पे जाते हैं तो पाँव में अगर कोई कील चुभ जाता है, कोई ज़ख्म लग जाता है, तो उन लोगों को पता नहीं चलता, बाद में जाके पता चलता है, क्योंकि पैर सुन्न हो जाते हैं। उनमें असाब जो उनसे हैं वो मजबूत नहीं रहते, वो मुकम्मल तरीके से सिग्नल पाँव से लेके सर को नहीं दे रहे होते। उसके नतीजे में जब कमज़ोर हो जाते हैं असाब, तो वो पाँव के अलावा बाकी जिस्म के भी होते हैं, वो दिल के भी हो जाते हैं। तो अगर दिल में कोई ख़राबी है तो वो सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुँच रहा होता, तो साइलेंट MI, खामोश दिल का अटैक भी हो जाता है शुगर के मरीजों के अंदर। अब ये चीज़ मैंने बता तो दी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दिल का दर्द हो सोजिश के अंदर। वजह दिल का दर्द जोन सा है वो सिर्फ तब होगा जब दिल की सप्लाई करने वाली नालियां जोन सी हैं उनके अंदर तंगी आ जाएगी, सप्लाई कम होगी। लेकिन मैं इस वीडियो के आखिर में जैसे इंशाल्लाह जिक्र करूंगा कि दिल की खराबी की वजह सिर्फ खून की नालियों की तंगी नहीं, बाज़ का दिल फैल भी जाता, बाज़ का दिल की दीवारें भी मोटी हो जाती हैं, उसकी वजह से पीछे से प्रेशर बढ़ जाता है और दिल फेल होना शुरू हो जाता है, या वो बहुत पतली हो जाती हैं, उनसे हिला नहीं जाता, वो दिल मजबूती से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता। उस कंडीशन के अंदर ये सीने के अंदर दर्द होना ज़रूरी नहीं है। बट अगर इसके साथ है और सांस खराब हो रहा है और पाँव से सोजिश शुरू हुई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये दिल का मर्ज भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जब चेक करेंगे मरीज को, या आप फ़र्ज़ करें खुद देखना चाहेंगे, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा दिल के मरीज़ के अंदर और अगर सोजिश किसी और मर्ज की वजह से हो रही है। अच्छा जी, इसको मैं इस तरह कहता हूं कि अगर मैं एग्जामिनेशन करूं
यानी मैं चेकअप शुरू करूं तो उसके अंदर क्या होगा, और अगर आप भी घर पे देखें तो क्या होगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर नंबर 1, बीपी। ब्लड प्रेशर अगर फर्ज करें दिल फैल चुका है और उसकी कमज़ोर बहुत हो गया तो ब्लड प्रेशर पहले ज़्यादा रहता होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर कम रहना शुरू हो जाता है। तो अगर सोजिश के साथ जिस्म पे सोजन है और बीपी कम रह रहा है तो दिल के मसले के चांस ज़्यादा हैं। अगर गुर्दे का मसला हो, ये दिल के साथ है, अगर गुर्दे का मसला हो तो बीपी ऊपर चला जाता है, यानी बढ़ जाता है। अमूमी तौर पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो रहा है, लेकिन वो मैं अपनी पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। आप चाहें तो वो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको एग्जैक्टली डिफरेंस जो है वो समझ आ सके। तो दिल फेल हो रहा हो तो बीपी कम होगा, लेकिन अगर सोजिश गुर्दे की वजह से है तो उसके अंदर अमूमी तौर पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। नंबर 2, अगर दिल के मसले के अंदर आप बाज़ पेशेंट्स को देखें तो उनके अंदर जो खून की नालियां हैं, जो ये गर्दन की शरियानें, वो बहुत ज़्यादा वाज़े नज़र आ रही होती हैं। और वो जेवीपी है, अमूमी तौर पे वो डॉक्टर्स को नज़र आती है, और वो डॉक्टर्स को भी कई दफ़ा बड़ी मुश्किल से ही नज़र आती है। अब अगर फ़र्ज़ करें गुर्दे का मसला है तो वो उसमें भी बढ़ सकती है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मसले के अंदर वो जेवीपी नहीं बढ़ती, यानी कि गुर्दे में से सिर्फ प्रोटीन लीक हो रही है और क्रेटिनिन नहीं है ख़राब, तो उस सूरत में जेवीपी नीचे को गई होती है। लेकिन इस केस के अंदर ये जो सी शरियान जा रही है गर्दन की, ये थोड़ी सी फूली हुई होती है और उससे भी निशानी पता चल सकती है। ये शायद आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो, तो अगर आपको इसका ना भी पता चले तो आप परेशान ना हो, आपका डॉक्टर जो है वो इस चीज़ का चेकअप कर लेगा। अच्छा, इसके बाद हम मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये किस तरह हो। मैंने पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि अगर आप पोस्चरल ड्रॉप चेक कर लें तो उससे कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता। पोस्चरल ड्रॉप बाज़ का दिल के मरीज़ों के अंदर भी, जैसे शुगर की वजह से दिल की ख़राबी हो रही होती है, उसके अंदर भी होता है कि वो लेट के जब खड़े होते हैं तो अचानक थोड़ी देर के लिए चक्कर आ जाते हैं, वो कोई चीज़ पकड़ते हैं, क्योंकि दिल की इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो सप्लाई ब्रेन को कर सके, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को पंप करना होता। अच्छा, एग्जामिनेशन में बाकी डॉक्टर्स के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं आपसे शेयर करूंगा, वो चेस्ट के अंदर देखनी होती हैं, सुनना होता है, स्टेथोस्कोप के ज़रिए हमने देखना होता। फिर इसके बाद जो चीज़ आएगी वो होगी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, कि अब हम कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं तो उसके ऊपर पता चल जाए कि ये दिल का मर्ज़ है। इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट, तो टेस्ट के ऊपर जो दिल की खराबी है उसके अंदर एक टेस्ट होता है जिसे हम इको कहते हैं। गुर्दे का भी अल्ट्रासाउंड होता है, पेट का भी अल्ट्रासाउंड होता है, इस तरह दिल का एक अल्ट्रासाउंड होता है। एक मशीन के ज़रिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, कोई सुई शुई नहीं लगती, और वो देख लेते हैं कि दिल कितने % चल रहा है, और उसको वो परसेंटेज को वो कहते हैं EF। इस EF, ये एब्रीविएशन है, जो एब्रीविएशन है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन का मतलब है निकलना, यानी दिल से कितना निकल रहा है, और फ्रैक्शन का मतलब है कितने %। तो ये एक वक्त में आप ये समझें कि दिल में जितना ब्लड होता है उसमें से कितने % बाहर आ जाता है एक पंपिंग में। इससे अंदाज़ा होता है दिल अगर बहुत स्ट्रोंगली धड़क रहा है तो वो अपने अंदर ज़्यादातर ब्लड को बाहर फेंक देगा नीचे से, और एओर्टा से वो पूरे जिस्म को चले जाएगी। लेकिन अगर दिल कमज़ोर है और वो पूरी तरह नहीं धड़क पा रहा तो वो थोड़े % को ब्लड को बाहर फेंक सकेगा। इस वजह से इजेक्शन अगर फ़र्ज़ करें आपकी 50% से ऊपर है तो जनरली स्पीकिंग दिल ठीक है। लेकिन इसके साथ और बहुत सारी डिटेल है जो आम पब्लिक के लिए समझना तकरीबन नामुमकिन होगा, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हार्ट आपका 35% से नीचे है तो फिर इसका मतलब है कि दिल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन आपको इको की रिपोर्ट के अंदर खुद भी मिल जाएगी, और उसको देखते हुए आप कुछ ना कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक लफ्ज़ लिखा होता है जिसको हम कहते हैं LVH। ये है जी लेफ्ट वेंट्रिकुलर
हाइपरट्रॉफी। जिन लोगों को अरसे दराज तक ब्लड प्रेशर होता है उनकी दिल की दीवारें मोटी हो जाती हैं। इस टर्म को मैं एक तस्वीर बना के आपको इस वीडियो के आखिर में समझा दूंगा कि ये क्या है, और जब ये किसी की अगर इको की रिपोर्ट के अंदर लिखा हो तो इसका मतलब क्या बनता। और दूसरी चीज़ जो उसके अंदर देखनी होती है वो अमूमी तौर पे कई दफ़ा लिखी जाती है, वो कई दफ़ा नहीं, वो PASP का प्रेशर है। ये तीन चीज़ें जो उनसी हैं ये इको के अंदर मोटी सी चीज़ है, उसको देखने की ज़रूरत होती है। PASP अमूमी तौर पे पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर है, जो बताता है कि दाएं हार्ट को कितना वज़न बना। जो लोग सिगरेट पीते हैं और या दमा होता है उनके लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है, तो दायां हार्ट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा होता है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। बायां हार्ट ठीक होता है, उसके नतीजे में दायां हार्ट फेल हो जाता है तो सोजिश पूरे जिस्म में आ जाती है। तो उस सूरत के अंदर ट्रीटमेंट डिफरेंट है, क्योंकि हार्ट मुकम्मल तौर पे फेल नहीं हुआ, हार्ट का आधा हिस्सा फेल हो रहा है और दरमियान में लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। उसका तरीका इलाज भी डिफरेंट है और उसकी बुनियाद पे कुछ चीज़ें हैं जो मरीज़ को समझानी पड़ती हैं कि आपका मर्ज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आपने ये एहतियातें करनी है। एक चीज़ लिखी होती है जिसे सिस्टोल SWM में सिस्टोलिक वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी। अगर आप किसी इको की रिपोर्ट पढ़ें या उसके कंक्लूजन में देखें तो बाज़ का आपको ये लफ्ज़ लिखा आएगा। इसका मतलब ये है कि सिस्टोलिक वॉल, सिस्टोली है जब वो धड़कता है, वॉल दीवार, दिल की दीवार, मोशन जब वो मूव कर रही है, यानी दिल की दीवार जब वो मूव करती है तो वो एबनॉर्मल है। और जब वो मूव किस तरह में कर रही है, जब हार्ट पंप हो रहा है, यानी दिल की दीवार को नॉर्मली कंट्रैक्ट इस तरह करना चाहिए, लेकिन अगर बाकी सारी दीवार करे लेकिन दिल का एक हिस्सा जो उनसा है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो उस सूरत में ये लिखते हैं। ये अमूमी तौर पे दिल के अटैक के बाद होता है और इसकी वजह से भी बाज़ लोगों को सांस खराब होता है और उसके साथ उनकी जो पाँव की सोजिश है वो साथ हो रही होती है। अब इको फर्ज करें किसी के पास नहीं है तो वो क्या करे। उस सूरत के अंदर एंटी प्रो BNP ये टेस्ट होता है, ये करवाया जा सकता है और इसकी बुनियाद पे भी पता चल जाता है कि दिल पे कितना ज़्यादा प्रेशर है, दिल की दीवारें फैल तो नहीं रही। और ये इम्पॉर्टेंट है बाज़ औक़ात बग़ैर इको के, बग़ैर सुई लगाए इस चीज़ का अंदाज़ा करने के लिए कि दिल का अटैक है कि नहीं। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन आप खुद मत करें, बाज़ औक़ात ये कुछ चंद सैकड़ों में भी आ जाता है या हज़ार के करीब भी आ जाता है, लेकिन वो कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसके वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आती है तो बहुत परेशान होकर आते हैं और वो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी भिजवा देते हैं समटाइम्स। लेकिन अमूमी तौर पे इसका थोड़ा बहुत ख़राब होना गुर्दे के मर्ज़ के अंदर कोई ज़्यादा एबनॉर्मल बात नहीं है, अमूमी तौर पे नज़र आता है। जब भी जिस्म में इजाफी पानी हो जाएगा, दिल फैलेगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अच्छा, जो ट्रॉप आई वगैरह का टेस्ट है वो एक्यूट अटैक में, यानी हार्ट अटैक में तो हेल्प कर सकता है, लेकिन सोजिश के डायग्नोसिस में वो हेल्प नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक आज ही हुआ है तो उसके साथ सोजिश हो गई है। हार्ट अटैक हो सकता है 10 साल पहले हुआ हो, अब दिल कमज़ोर है तो ट्रॉप आई का टेस्ट हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी दिल की सोजन हो सकती है, तो ट्रॉप आई के टेस्ट पे फैसला नहीं होगा। एंटी प्रो BNP ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोजिश के लिए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसके अंदर जब वो गुर्दे के टेस्ट करवाए जाएंगे तो RFTs नॉर्मल होंगे। इसके बाद जब यूरिन का टेस्ट करवाया जाएगा तो उसके अंदर प्रोटीन नहीं होगी। दूसरे नंबर पे थायराइड का टेस्ट अगर करवाया जाएगा तो वो भी नॉर्मल होगा। लेकिन यहां पे मैं साथ ये ज़रूर जिक्र कर दूं
कि अगर किसी को दिल का मसला भी है और गुर्दे का मसला भी है, जो बहुत कॉमन है और हम रोज़ाना देखते हैं, तो उस सूरत के अंदर आपके लिए ये फ़ैसला करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा कि इस वक्त ये सोजिश ज़्यादा दिल की वजह से है या ज़्यादा गुर्दे की वजह से है। और वो आपका मुस्तनद नेफ्रोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा मसला ज़्यादा है, वो फैसला करेगा। छाती का एक्सरे भी बाज़ात हमें हेल्प कर देता है। छाती के एक्सरे के अंदर भी दिल फैला हुआ होता है, दिल फैल सकता है, और छाती का एक्सरे जो सा है उसके अंदर ये चीज़ नज़र आ जाती है कि दिल जो सा आम रूटीन से थोड़ा सा बड़ा हो गया, और ये भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर हो जाता। एक चीज़ जो मैं अलामतों के अंदर शायद मुझे जिक्र कर देनी चाहिए थी, वो ये कि जो दिल के मरीज़ होते हैं उनके अंदर यूरिन में झाग अमूमी तौर पे नहीं आती। अगर गुर्दा ठीक है तो यूरिन में झाग नहीं आएगी, यूरिन में प्रोटीन नहीं आएगी। लेकिन गुर्दे के मरीज़ जिनको प्रोटीन की वजह से गुर्दा फेल है, उनके यूरिन में झाग आती। इन्वेस्टिगेशन मेरा ख्याल है मैंने मोटी मोटी बता दी। इसमें बहुत सारा और मटेरियल है, और उसके अंदर मुझे कितना बताना चाहिए कितना नहीं, शायद इसका मैं सही फैसला नहीं कर सका, क्योंकि इसकी कुछ डिटेल ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आम लोगों के लिए उसको समझना बहुत मुश्किल होगा। और ऑलरेडी मैंने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें कुछ बताई हैं, लेकिन ये रोज़ाना की बुनियाद पे इन टेस्टों के बारे में मुझसे सवाल किया जाता है, तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि जो लोग यहाँ तक नहीं भी पहुँच सकते उनके सवालों का जवाब भी उन तक पहुँच जाए। अब आखिरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये दिल फेल जब होता है तो ये होता कैसे है, और दायां हार्ट और बायां हार्ट यानी राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट, इनके फेलियर के अंदर क्या फ़र्क है। आप इस तरह समझें कि दिल जौन सा हमारे फिल्मी तौर पे यूं बना होता है, ये सिर्फ बस फिल्मों में ही होता है, असल हार्ट ऐसा नहीं होता, और उसके अंदर वेंट्रिकल्स भी होते हैं, ढेर सारी आर्टरीज भी जा रही होती हैं। आप इसको दो हिस्सों में अगर डिवाइड कर दें, आप ये समझें कि ये मैंने ओवर सिंप्लीफिकेशन की है, हार्ट बिल इतना सिंपल नहीं है, ये सारी आर्टरीज ऊपर से यूं निकल रही होती हैं और वेन्स भी। फर्ज करें ये राइट हार्ट है, यानी दायां साइड दाईं, और ये लेफ्ट हार्ट है यानी बाईं। हमारा सारा खून आता है जिस्म से और राइट हार्ट के ऊपर आता है, इसके ऊपर एक चैम्बर बना है, अपर फ्लोर है, और इसका एक नीचे फ्लोर है। ये अपर फ्लोर से गुजरता है, यहाँ पे कोई वॉल्व ये वाला ख़राब हो तो फिर भी बैक प्रेशर जनरेट होता है, और फिर ये राइट से जाता है और इधर आगे ये फेफड़ों को चला जाता है। अच्छा जी, ये फेफड़ों के अंदर फ़र्ज़ करें कि अगर किसी ने स्मोकिंग बहुत ज़्यादा की हुई है, उसकी छाती फूल गई है, उसे COPD का मसला है, तो इधर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये बड़ी मुश्किल से ब्लड इसके अंदर गुजरता है, और तंग रास्ते की वजह से दिल को ज़ोर से पंप करना पड़ता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी दीवारें मोटी होना शुरू हो जाती हैं। अब जब मोटी दीवारें होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई इंसान बॉडी बिल्डिंग करे तो उसके मसल्स बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो ये दीवारें मोटी होना शुरू हो जाती हैं। फिर एक वक्त आता है कि वो इतनी मोटी हो सकती हैं कि यहाँ पे जगह ही ना बचे ब्लड के सही तरह पूल होने की। कुछ ब्लड इकट्ठा होगा तो पंप करेंगे तो आगे जाएगा ना, तो इस वजह से ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है और यहाँ पे ब्लड की क्वांटिटी कम हो जाती है। ये इसको हम राइट हार्ट फेलियर या डायस्टोलिक फेलियर कहते हैं, कोर पल्मोनेल भी कहते हैं। इसके अंदर भी सारा प्रेशर पीछे चले जाता है और सोज आ जाती है। अब ये राइट हार्ट फेलियर स्मोकर्स के अंदर बहुत लंबे अरसे तक दमे के मरीजों के अंदर आता है। जो लेफ्ट हार्ट है, लेफ्ट हार्ट के अंदर भी यही है कि अगर बाहर जाने में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर वैसे ही ज़्यादा जो हम चेक करते हैं, तो उसके नतीजे में इसकी दीवारें भी मोटी होना शुरू हो जाती हैं, और एक वक्त आता है कि वो इतनी मोटी हो जाती हैं कि दरमियान में ब्लड के ज़्यादातर रहने की सफिशेंट जगह ही नहीं रहती। दीवारें मोटी होने की वजह से पहले अगर इतनी जगह थी तो अब दीवारें मोटी होने की वजह से जगह कम हो गई, तो इसको हम डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं।
डायस्टोली है जब दिल रिलैक्स होता है, उसके दरमियान में फेलियर होता है। और ये लफ्ज़ भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन आपको इको की रिपोर्ट में मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर दिल फैल गया है, उसकी दीवारें मोटी हो गई हैं, वो नॉर्मली से इतना बड़ा हो गया, तो उस सूरत के अंदर जो चैम्बर्स हैं इसकी दीवारें पतली पतली हो जाती हैं और इनके अंदर इतनी जान नहीं रहती कि ये पूरा हार्ट स्क्वीज़ कर सकें, और उससे एजेक्शन फ्रैक्शन फॉल कर जाती है जो पहले मैंने कहा था, और इसको हम सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। सिस्टोलिक है कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। ये मोटे मोटे सवाल थे जो मुख्तलिफ़ किस्म के इको से रिलेटेड, दिल के अटैक से रिलेटेड और दिल के फेलियर से रिलेटेड और उससे रिलेटेड सोजिश के मतलब पिछले काफ़ी सालों से मुझसे पूछे जाते हैं, और मेरी कोशिश थी कि कुछ वीडियोस के अंदर इसको मैं समझा सकूं। अगर आप किसी और सवाल के मतलब पूछना चाहते हैं जो सोजिश दिल और गुर्दे से मतलब है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी टीम उसको शॉर्टलिस्ट करके फिर मुझे बता देती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का वो भी जवाब दे सकूं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।